बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आइए अब बात करते हैं जरा बिहार की, लेकिन बिहार जाएंगे वाया चेन्नई। जी हाँ, प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में तो इस बार खूब जोर लगा ही रहे हैं, लेकिन जो काम उन्होंने 3-4 वर्ष पहले छोड़ दिया था, इलेक्शन मैनेजमेंट, राजनीतिक दलों को चुनाव लड़वाना, स्ट्रेटेजी बनवाना, अब वो एक व्यक्ति एक पार्टी के लिए फिर से उस काम में जुटे हैं। ये हैं एक्टर विजय, जिनकी पार्टी है तमिलनाडु में, और वो उनको लगता है कि इस बार उनके हिस्से भी कुछ आ सकता है। तमिलनाडु में जल्द चुनाव होने वाले हैं। अब वहां पर प्रशांत किशोर ने जो बातें कही, उसमें बिहार के लिए बहुत कुछ था। प्रशांत किशोर ने पहले कहा कि देखें, आपके यहां पर भी एक बिहारी आया था, बड़ा लोकप्रिय, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे। एक वही बिहारी हैं जो मुझसे थोड़े ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं उनसे ज्यादा लोकप्रिय आपके बीच में हो चुका हूंगा। अब ऐसी बातें वो कह रहे हैं तो पहले तो बिहार का इलेक्शन पड़ जाएगा। तो मतलब अगर क्या वो अपनी बिहार के चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की भविष्यवाणी कर रहे थे, या वो विजय की तमिलनाडु के इलेक्शन में जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे? दोनों ही बातों में बहुत से लोगों को बहुत सा संदेह होना भी चाहिए, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। और उसके बाद बिहार के इलेक्शन को लेकर के नीतीश कुमार के बारे में अब जिस किस्म की चर्चाएं चल रही हैं, कुछ सर्वे भी अभी आए हैं हाल फिलहाल में, जिनमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों के बीच लोकप्रियता के मामले में एक लंबी छलांग लगा दी है, और नीतीश कुमार के ऊपर अब 20 बरस के बाद एंटी इंकम्बेंसी आखिरकार थोड़ा असर दिखाने लगी है, ऐसा कुछ सर्वे कह रहे हैं। तो वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले प्रशांत किशोर को सुनिए। You see, there is so much of chatter in the name of MS Dhoni. He is the only Bihari who is more popular than me in Tamil Nadu. Dhoni is more popular in Tamil Nadu than Prashant Kishore, but make no mistake, next year, when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? अब प्रशांत किशोर साहब, पहले अब तमिलनाडु में लोकप्रिय होना चाहें उनके अगर ऐसे कर्म हुए तो होंगे भी, लेकिन उससे पहले उनको बिहार में उतना लोकप्रिय होना पड़ेगा। और बिहार के इलेक्शन में वाकई कुछ ऐसा है क्या जो कुछ वो अलग, कुछ अजूबा सा वो कर पाए? क्योंकि बिहार में जिस किस्म से राजनीति अपनी चाल चलती है, बहुत वक्त लगता है लोगों को स्थापित होने में। लेकिन क्या प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा और फिर पार्टी बना करके एक चुनाव लड़ने के बाद अपने आप को उस स्टेज पर पा रहे हैं कि वो ऐसा दावा कर सकें? सर प्रशांत किशोर जी 4 साल के बाद वापस अपने वापस उस पर आ गए। अब ये तो वो बड़े विद्वान आदमी हैं, बड़े अनुभवी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई आप फाइनल एग्जाम किसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस के लिए दे रहे हों, एंट्रेंस एग्जाम, और उस समय आप कोई दूसरी परीक्षा के लिए चले जाएं। इसका मतलब है या तो वो बिहार को लेकर बहुत सीरियस नहीं है, या उन्हें बिहार का नतीजा समझ में आ गया है कि बिहार में कुछ होने वाला नहीं है, तो अपने धंधे पर, अपने काम पर चला जा। अब ये तो उनको तय करना है, और वो तमिलनाडु में कितना विजय साहब के लिए करेंगे, कितना नहीं करेंगे, ये तो तमिलनाडु के चुनाव बताएंगे। लेकिन पेरियार के साथ उनकी राजनीति तमिलनाडु से बिहार तक क्या रंग दिखाएगी, ये भी देखना है। मुझे लगता है कि बिहार में बहुत हमने हाइप दिया है, हमारे मित्रों ने भी, सबने उनको बहुत हाइप दिया। मैं शुरू से समझ रहा हूँ कि प्रशांत जी के लिए बहुत जगह वहाँ पर नहीं है, और बिहार की जो राजनीति है वो बहुत गहरी राजनीति है, उसमें इस तरह से एंट्रेंस नहीं होती। दिल्ली और बिहार की राजनीति को फर्क समझना चाहिए। जब हम अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर को समझते ना, और अरविंद केजरीवाल ने मतलब एक पूरा मूवमेंट, एजिटेशन खड़ा किया, वहाँ पर आंदोलन खड़ा किया, और उनके साथ एक बड़ी सत्ता थी, जो राजनीतिक सत्ता थी वो उसका साथ दे रही थी, इसलिए वो खड़ा हो गया। प्रशांत किशोर जी मैं बहुत अहम भूमिका में बिहार में नहीं देख रहा, और तमिलनाडु में विजय साहब के लिए अभी कितनी जगह बनती है, नहीं बनती है, वो भी देखने की चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु भी उतनी गहरी राजनीति वाला राज्य है। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी को, क्योंकि वो इतने चुनाव लड़ाए हैं, तो उनको पता होता है कि नतीजे क्या हो रहे होंगे, तो बिहार में उनकी भूमिका शायद उन्हें समझ में आ गई है। ठीक है, आपने भी पेरियार का जिक्र किया, उनको पेरियार की छोटी सी प्रतिमा जो है वो भेंट की विजय जी ने, उसकी बात हो रही थी। अब पेरियार साहब किस बात के लिए जाने जाते हैं दुनिया जानती है, एंटी ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, जो कुछ आप कहिए उसको, वो मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया, और जो लकीर उन्होंने खींच दी आज तक उसी लकीर को पीट रहे हैं बाकी वहां पर जितने दल आए। सबकी राजनीति उससे आगे बढ़ती ही नहीं है, चाहे उसमें डीएम की हो, AIADMK की हो, या विजय जी हो, या और वहां जितनी और नए दल बने हैं वो भी। लेकिन उनको लगता है, उन्होंने अच्छा अपने भाषण में ये कहा कि मैं विजय के साथ इसलिए नहीं हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी है या मैं व्यवसाय के लिए इनके पास आया हूं, ये मेरे दोस्त हैं, दूसरा मैं इनकी विचारधारा से 100% सहमत हूं, इसलिए आया हूं।
नहीं, एक तो ये कि प्रशांत किशोर की कोई विचारधारा वगैरह है नहीं। मैं कई बार ये कहता हूँ कि प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, और अभी आपने पूछा कि वो चले गए हैं बीच में, तो देखिए किसी एग्ज़ाम में कोई बहुत अच्छा कर रहा होता है, कोई टॉपर हो, तो वो कुछ लोगों के लिए नकल करा सकता है। कोई व्यक्ति हो उसको नकल करा सकता है कि भाई तुमको हम बता दे रहे हैं, तुम भी पास हो जाओगे। लेकिन आईएएस पीसीएस में फेल होने वाला कोचिंग का मास्टर तो अच्छा हो सकता है, ज्ञान दे सकता है कि तुम ऐसे आईएएस बन जाओ, स्वयं आईएएस नहीं बन पाता है। और एक बार कोचिंग का धंधा चल निकला तो फिर आप हम देशज में कह रहे हैं, जरा मुंह चुनिया चुनिया के दुनिया का ज्ञान आप भले दे दीजिए, आईएएस की तैयारी आपसे नहीं होती है। और मुझे ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर इसके पहले जब अभी बिहार के बीपीएससी छात्रों का धरना था, तो मैंने इसी कहानी कुर्सी क्यों कहा था कि भाई खारिज हम क्यों करें, एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, लड़ रहा है, पदयात्रा किए हैं, लेकिन अगर इतनी जल्दी जल्दी हताश हो कि भागेंगे कि अच्छा आज 4 धंधा कम हो गया तो चलो फिर थोड़ा दौड़ जाएं, ऐसा नहीं होता है। इसमें की हताशा क्या दिखी आपको? अरे आपको इससे बड़ी हताशा क्या दिखेगी कि बिहार में चुनाव है, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने 7 कोटे के मंत्री बनाती है तो उसमें सामाजिक समीकरण का ध्यान रखती है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार तक जो गैर राजनीतिक हैं वो भी मैदान में कूद पड़े हैं। तेजस्वी लालू अपनी राजनीति कर रहे हैं, और उसमें प्रशांत किशोर जो अपने आप को प्लेयर कहते हैं कि या तो हम 4 जीतेंगे या 245 में से आधी से ज्यादा जीत जाएंगे, वो कहां है? वो चले गए हैं एक्टर विजय के साथ, या जिसको हम कहें कि पेरियार की मूर्ति ले रहे हैं, तो अब वो बस मूर्ति ही लें, इससे ज्यादा का भविष्य तो नहीं दिखता है। समीर जी, आप पीके पर बोलिएगा, लेकिन आज इनका नाम एक और नेता ने लिया, ममता बनर्जी ने लिया, बंगाल में। दरअसल वहां पर उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया था नेताजी इंडोर स्टेडियम में, टीएमसी की रणनीति बनाने के लिए। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बीच में वो थे अभिषेक बनर्जी थे। अभिषेक बनर्जी भी बोले वहां पर, पहले वो बोले कि लोग पूछ रहे हैं मुझसे भाजपा में जाएगा क्या, तो कहा मुझे काट भी दोगे ना तो भी अंदर से आवाज आएगी ममता बनर्जी जिंदाबाद। फिर ममता बनर्जी बोली, ममता बनर्जी ने कई बातें की, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर आप उनकी बात सुनिएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस से हमारा एक वक्त में समझौता था, लेकिन फिर उन्होंने हमको धोखा दे दिया। और फिर भाजपा के लिए बोला कि चुनाव आएंगे, ये अपना चार्जशीट खेलना शुरू हो जाएंगे। आरजी कर हादसे पर बोली हैं कि देखिए बीजेपी, ये सीबीआई अभी तक जो है न्याय नहीं दिला पाई है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी बने हैं उन पर भी बोला कि ये तो अमित शाह के खासम खास आदमी हैं। फिर ये भी बोला कि ये लोग महाराष्ट्र और दिल्ली कैसे जीते हैं वो लोग नहीं पकड़ पाए, मतलब कांग्रेस वो लोग नहीं पकड़ पाए, हमने पहले पकड़ लिया था। ये बाहर के लोगों को फ्रॉड वोटर बना के लाते हैं और उससे इलेक्शन में खेल कराते हैं और उससे ये लोग चुनाव जीतते हैं। पीके का नाम इन्होंने इस रेफरेंस में लिया कि यहां वो पीके नहीं है, अब आईपैक नहीं है, आईपैक पीके की कंपनी है, कि अब प्रशांत किशोर नहीं, दूसरी टीम है, उसके साथ आप लोगों को मिलकर काम करना है। तो उनको बताना पड़ रहा है कि अब मैं पीके के साथ नहीं हूं। ये भी कहा पीके ने तो अपना अलग एक राजनीतिक दल बना लिया है, लेकिन अब हम और लोगों के साथ मिलकर के चुनाव में लग रहे हैं। मतलब ये ऐसे आपने जिनको कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नेताओं को अभी भी उनकी जरूरत है। ममता जी ने नया कोचिंग वाला जो है रख लिया है वहां पर, कोई उसकी जरूरत तो रहेगी, और वो काम वो अच्छा ही कर रहे थे भाई, उसमें तो बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कुल मिला के नेता नहीं बन पाया, और जो बनते दिख रहे थे फिर गड़बड़ हो रहा है। समीर जरा सुनिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को। আজকে মহারাষ্ট্রে হারিয়েছে কি করে ওরা ধরতে পারেনি, আজকে দিল্লিতে হারিয়েছে কি করে ওরা ধরতে পারেনি, ওরা বাংলাতেও শুরু করেছে, বাংলায় আমরা ধরবো এবং যোগ্য জবাব দেব, মাথায় রাখবেন এটা চ্যালেঞ্জ, ইটস এ চ্যালেঞ্জ, উইল ইউ অ্যাকসেপ্ট দ্যাট চ্যালেঞ্জ? পেছনে যারা আছেন, গ্যালারিতে যারা আছেন, চারিদিকে আমার বাঁদিকে ডান দিকে লড়বেন, জবাব দেবেন। মনে রাখবেন 2027 থেকে 29-এর মধ্যে বিজেপির ক্ষমতা শেষ, কাজেই ওদের বিরুদ্ধে যা যা করার, বাংলাকে ওরা টার্গেট করেছে, তার কারণ অন্য কেউ লড়তে পারে না, বাংলা লড়তে পারে। বাজারে রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে যাবে। আরে আমার গলা কেটে দিলে কাটা গলা থেকে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। আমি বেঈমান নই। বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নতুন দল আসছে, বিজেপির হাতে কলকে আর তামাক খেয়ে কয়েকটা সংবাদ মাধ্যম আর 2-4টে সাংবাদিক এই কাজটা করছে। আমি তাদের नाम করে সবার পরিবেশ নষ্ট করব। भाई गजब हो रहा बंगाल में। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, और भतीजे हैं तो चर्चाएं ये हैं कि भाई ममता जी पार्टी उन्हीं को सुपुर्द करेंगे बाद में किसी ना किसी वक्त पर। उनको कहना पड़ रहा है कि मेरे बारे में कह रहे हैं लोग भाजपा जाऊंगा, मैंने, अच्छा ये तो मैंने भी कभी नहीं सुना था, फिर कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं पार्टी बना लेगा, काट दोगे तो भी ममता बनर्जी जिंदाबाद।
देखिए, अभिषेक बनर्जी का दूसरी बार बयान आया है कि जब कार्ड दोगे तो ममता बनर्जी दिखेगी। इसके पहले जब उनके ऊपर कोल स्कैम में जब उनकी पत्नी उनको बुलाया गया था सीबीआई ने, उस समय चर्चा चल रही थी कि पार्टी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में खटपट चल रही है और वो शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उस समय अभिषेक बनर्जी से पूछा गया था तो उन्होंने बहुत हंसते हुए कहा था कि मैं तो ममता जी का हनुमान हूं, सीना चीरूंगा तो ममता बनर्जी ही दिखेगी उसके अंदर। तो बोले आप मुझसे ये मत पूछना। देखिए, अभिषेक बनर्जी जानते हैं कि भविष्य उन्हीं का है। ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी वही है और ममता बनर्जी कोई मायावती तो है नहीं कि कभी इसको आकाश आनंद को निकाल दे, कभी किसी को निकाल दे, कोई अनिश्चितता रहे। ये तय है पार्टी के अंदर। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी का दखल है पार्टी के अंदर, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, संगठन की बात हो, चुनाव प्रचार अभियान की कमान हो, और जिस तरीके से फैसलों को प्रभावित करते हैं, ये तय है कि आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी टीएमसी के नेतृत्व करेंगे। ये पार्टी में सबको पता है। तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अफवाहें कहीं कुछ भी जो भी कहिए, इतनी बात बढ़ चुकी थी कि उनको सफाई देनी पड़ रही है। नहीं, लगातार अगर हो रही तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का भ्रम दूर किया बताने के लिए, और कोई गलत नहीं है इसके अंदर। अगर किसी चीज को लेकर कार्यकर्ताओं में चर्चा हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है, तो उन्होंने पक्ष बहुत स्पष्ट रखा और मुझे लगता है रखना जरूरी था, जिससे इस तरह की चर्चाओं पे पूर्ण विराम लग जाए। दूसरा एक बात मैं इनके बारे में कहना चाहता हूं, प्रशांत किशोर के बारे में, कि बिहार की राजनीति को लेकर देखिए, प्रशांत किशोर ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली अपने साथियों के बीच में। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई आप बिहार की राजनीति में आप 2025 में क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मैं 2025 की राजनीति में वही करना चाहता हूं जो 2005 में रामविलास पासवान ने किया था। उस समय किसी को बहुमत नहीं मिला था, 29 सीटें रामविलास पासवान की आई थी, वो किंग मेकर बन गए थे। फिर उन्होंने कह दिया था कि जो पार्टी मुसलमान मुख्यमंत्री देगी मैं उसे समर्थन दूंगा। कोई पार्टी तैयार नहीं हुई, तो फिर 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए थे। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि मुझे बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनना है, मैं इतनी सीटें लेकर आना है कि मेरे बिना किसी की सरकार बने नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में कोई पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार लाने की हैसियत में है नहीं, सबको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। तो मैं अगर 25 से 30 सीटें अगर जीत जाता हूं तो मेरे बिना सरकार न बने, ऐसी स्थिति आएगी। इतना बड़ा प्लेयर बन सकते हैं क्या प्रशांत? वो ये कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये कह देना कि प्रशांत किशोर बन नहीं सकते, मुझे लगता है टू अर्ली टू से। भाई, बिहार की राजनीति में तो कोई भी ऐसा है नहीं, इतने साल की राजनीति करने के बाद न भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर लड़ने की हैसियत बना पाई, न नीतीश कुमार 243 सीटों पर लड़ने की हैसियत बना पाए, और कोई भी ऐसा नहीं कि जो अपने दम पर बिहार में सरकार बना ले। जब सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलना है, तो प्रशांत किशोर तो बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, बिहार से ही आते हैं। हो सकता है उनका प्लान हो कि मैं जिस तरीके से तैयारी कर रहा हूं, आने वाले समय में मुझे 25 से 30 सीटें मिल जाए तो मैं बिहार का किंग मेकर बन जाऊं। ठीक है सर, हम लोग बिहार की बात कर रहे थे, पीके का नाम आया तो हमने बंगाल की बात की। एक छोटा सा आपको बस एक अभी हल्की बात कर रहा हूँ, छोटी बात कर रहा हूँ, बाद में इस पर लंबा डिस्कशन करेंगे। एक सर्वे हुआ है, सी वोटर ने किया है बिहार को लेकर के, उसका केवल एक आंकड़ा, प्रेफर्ड नेक्स्ट सीएम। सवाल हुआ आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार 18%, तेजस्वी यादव 41%। सर, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। तो वैसे तो सर्वे है, लेकिन फिर भी सोचा नहीं था कैसे सर्वे आएगा बिहार का। देखिए, सर्वे है, लेकिन तेजस्वी को हमेशा ही हम लोग चर्चा करते रहे कि वो मजबूत कंटेंडर है, और आरजेडी सबसे बड़ी मतलब मजबूत पार्टी के तौर पर वहाँ दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार जी का अवसान भी दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी उनको कितना सहारा देकर कितना आगे खुद को और उनको मिलकर बढ़ा सकती है, ये बात है। वो ढलान पर है और इतनी तेजी से ढलान पर है, बहुत तेजी से ढलान पर। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि यदि एनडीए की सरकार बनेगी तब भी मेरी आज भी फिर राय यही है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हों, नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये तय है, चाहे वो एनडीए की सरकार बने या किसी और की सरकार बने। तो तेजस्वी का भाजपा तो खुश होगी, नाराज क्यों होगी? भले रहे, आप भी जानते हैं भाजपा नाराज, भाजपा खुश होगी। भाजपा खुश होगी, चलिए माफी चाहता हूं मैं कि भाजपा खुश होगी। भाजपा तो इस सर्वे से भी खुश होगी, मुझे लगता है कि 43% शायद मना लिया जाए नीतीश कुमार जी को बताने के लिए, ये ठीक है। और ममता जी पश्चिम बंगाल की सबसे मजबूत नेता है, लेकिन जो अब पूरी भूमिका उनकी दिखाई दे रही है, जिस तरह से वो बात कर रही है, इससे उनको एक बड़ी चुनौती सामने दिखाई दे रही है। अच्छा, और वो समझ रहे हैं कि बिहार यदि भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, मान लीजिए दिल्ली के बाद, महाराष्ट्र के बाद, हरियाणा के बाद, और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह बिहार से भी ज्यादा बंगाल पर है, खासतौर से अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनकी निगाह वहां पर है, और ये वाला इलेक्शन उनके लिए मोस्ट चैलेंजिंग इलेक्शन होगा। यहाँ पर कांग्रेस के वो साथ जा नहीं सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर उनको बड़ी चुनौती दे रही है, इसलिए अभिषेक भी जिस तरह से बात कर रहा है, ये नहीं है कि इसका मतलब ममता बनर्जी कमजोर है, लेकिन 15 साल का शासन, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम बातें, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जिस तेजी से वहां बढ़ा है, मुझे लगता है कि ये बड़ा चैलेंजिंग इलेक्शन होगा ममता बनर्जी के लिए।
और एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी वहां पर ये सेंस आपको कहां से, क्या किस बात से मिल रही है कि ममता बनर्जी को चुनौती महसूस हो रही है, हीट महसूस हो रही है? हीट महसूस हो रही है क्योंकि पूरी अभी जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, और अभिषेक ने भी जिस तरह से बात की है कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, ये ठीक है कि उनको सफाई देने की जरूरत थी, लेकिन आज ममता बनर्जी को अभिषेक के साथ खड़े होने, अभिषेक को ममता बनर्जी के साथ खड़े होने की जो जरूरत दिख रही है, और जिस तरह से वो पूरे अग्रेसिव तरीके से इस कैंपेन पे चल रही हैं, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को आप नजरअंदाज मत कीजिए। वो 3 से 77 पर पहुंची है, तो 77 से 150 पहुंचने में या ऊपर पहुंचने में बंगाल पर एक कमेंट हर्षवर्धन जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी खबरें तो हम लोग रोज रोज बात करते हैं, खबर सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी का ये कहना है कि मेरा गला भी काट दो तो ममता बनर्जी जिंदाबाद निकलेगी। जब कोई आकंठ संदेह के दायरे में डूबता है तब ऐसी ध्वनि निकलती है, इसको आप सामान्य बात नहीं करें। और मैं ये नहीं मानता हूं कि अभिषेक बनर्जी को कोई सफाई देने की जरूरत मीडिया को या कार्यकर्ता को पड़नी चाहिए। अभिषेक बनर्जी जो डिफैक्टो नंबर 2 हैं, या कहे कि आप सब मानते हैं कि उनके बाद वही पार्टी चलाएंगे, बाकायदा वो तय करते हैं। और मतलब कोई अगर कलकत्ता जाए तो कालीघाट देवी जी के दर्शन तो कीजिएगा ही, लेकिन चौराहे को उधर जाएंगे तो देवी जी के दर्शन कीजिएगा, जो रिलायंस के सहयोग से सुंदर बन रहा है। ये जान लीजिए, आप लोगों को जानना चाहिए कि कालीघाट मंदिर पहले बहुत ही बुरी अवस्था में था, अभी रिलायंस उसको थोड़ा अच्छा बना रहा है। लेकिन जब चौराहे को उधर जाएंगे तो ममता जी का तो वही सादगी वाला घर दिखेगा। थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां के लोग कहते हैं कि एक लाइन से देखते जाइए, सब पर आपको अभिषेक बनर्जी की छाप दिखेगी। जितने बड़े घर, जितने बड़े मकान दिख रहे हैं, ये प्रभाव अभिषेक बनर्जी का है। अगर उनको ये कहना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है संदेह गहरा है। राजनीति बहुत कठिन होती है, इतनी आसान नहीं होती।